अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर में जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ है और आज हुआ है बल्कि इतवार को 26 तारीख 26 ऑफ जनवरी। इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 फिजिक्स न्यूमेरिकल्स जो कि आज प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में आए। पहला न्यूमेरिकल जो है ये न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्ट है, तो इसका हम डेटा बना लेते हैं पहले और इसको पढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्टूडेंट्स, स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पीड को हम वी कहते हैं और जिस टेम्परेचर पे निकालनी है वो टेम्परेचर हमने नीचे मेंशन कर दिया 30 डिग्री पे, ये हमें मालूम करना है। टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अलग से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करना लाजमी है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करवा देते हैं हम सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है जी। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, साउंड चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर बराबर है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री। ठीक है जी, और अंडर रूट में आ जाएगा टेम्परेचर अपॉन 273 केल्विन। किसी भी टेम्परेचर पे आप इस फॉर्मूले से आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यू। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है v और ये c बना हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड एट जो टेम्परेचर पे आपको चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री पे हमें वैल्यू चाहिए। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री ये कांस्टेंट होती है, आपको पता होना चाहिए, जो कि होती है 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर चाहें तो यहाँ मेंशन कर लें डेटा में, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री जो होती है वो होती है 331 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, अंडर रूट लगाया और टेम्परेचर की जगह हम लिखेंगे 303 केल्विन और नीचे है 273 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गए तो ये बचा 331। अंडर रूट के अंदर 303 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 303 डिवाइडेड बाय 273, ये आया 1.1098। अब इसका हम लेंगे रूट। ठीक है जी, ले लेते हैं रूट, अंडर रूट 1.1098, तो 3118 आया ऑलमोस्ट, तो ये हो जाएगा बल्कि एक मिनट रूट ले लेते हैं, सही से नहीं आया। अंडर रूट 1.1098, तो ये आ रहा है 1.053। 1.053 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 331 से, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये आ रहा है 348.69, तो 348.69 आंसर आ गया। और ये आंसर है स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये दोबारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है, उसका दूसरा पार्ट है जो और करके लिखा हुआ होता है। ठीक है जी, इसको हम पढ़ते हैं और डेटा बनाते हैं इसका। अ वायर कैरिंग 4 एम्पेयर्स करंट। ठीक है जी, एक वायर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है और वो करंट जो है 4 एम्पेयर्स, और उस वायर की लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट केप्ट एट एन एंगल 30 डिग्री। ये कुछ इस तरह समझ लें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये मैंने मैग्नेटिक लाइंस आपके सामने बना दी। एक वायर है जो किसी ना किसी एंगल पे रखा हुआ है, देखिए ये वायर है किसी ना किसी एंगल पे रखा हुआ है, उस एंगल को यहाँ कह दिया 30 डिग्री। ठीक है जी, मेंशन हुआ टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं बी, और कितनी दिया हुआ है 0.8 टेस्ला। टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है जी, फाइंड द फोर्स ऑन द वायर। फोर्स निकालना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 16 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और ये टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। ठीक है जी, कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो 0.8 एज इट इज आ गया, बी की जगह आई की जगह आ गया 4 एम्पेयर। अच्छा, लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर्स, तो ये आ गया 0.15 मीटर्स, और साइन एज इट इज थीटा की प्लेस पे आ गया 30 डिग्री। ठीक है जी, सबसे पहले
एक काम करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है जी। जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है जी। ये आ रहा है 0.48, ठीक है जी। और साइन 30 की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आती है 1/2 या फिर 0.5। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 0.24, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पेंडुलम क्लॉक्स विद द पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड, ठीक है जी। ये भी आपकी बुक का सवाल है, वर्क एग्जाम्पल है आई थिंक ये, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग, पेंडुलम वाला सवाल है, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड। क्या कह रहे हैं कि कितनी लेंथ का आपको पेंडुलम चाहिए, तो यहाँ पे लेंथ मालूम करना, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ, पीरियड मींस टाइम पीरियड, ठीक है जी। टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है 1 सेकंड। अब पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स आ जाएं और आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है। अब t की जगह हम पुट करते हैं, t की जगह 1 आ गया, 2 एज इट इज, पाई की जगह आ गया 3.141। अच्छा, कुछ लोग 142 पुट करते हैं तो 142 वैल्यू नहीं होती, 3.141 होता है पाई, ठीक है। और रूट में आ गया L अपॉन जी की जगह 9.8, जी को आप मेंशन कर सकते हैं डेटा में, ठीक है जी। 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 1 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.282 आ गया, L एज इट इज 9.8 एज इट इज। अब एक काम करते हैं, ये 6.282 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.282 और यहाँ पे रूट के अंदर रह गया L अपॉन 9.8। 1 को अगर आपने डिवाइड किया 6.282 से तो यू विल गेट 0.159 एंड ऑन द राइट देयर इज L अपॉन 9.8 अंडर रूट। हमें रूट खत्म करना है। रूट खत्म एक ही सूरत में होता है, जब हम दोनों साइड क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ लिख लें टेकिंग स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, रूट हटाना है तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। दोबारा कर देते हैं, यहाँ लिखें आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 0.159 पे भी स्क्वायरिंग करेंगे आप, और L अपॉन 9.8 के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आप स्क्वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं 0.159, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 0.159, 0.0252, ठीक है जी। और यहाँ से तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो गया L अपॉन 9.8, 9.8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। 0.0252 से 9.8 विल बी मल्टीप्लाइड और लेंथ आ जाएगी हमारी, तो लेंथ आ रही है हमारे पास 0.2477 और लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसी का पार्ट 2 देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है जी। दो पॉइंट्स के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V कहते हैं या फिर वोल्टेज भी कहते हैं। इफ इट टेक्स 9 into 10 raised to the power -4 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, वर्क की वैल्यू गिवन है 9 into 10 raised to the power -4 जूल है, ये पावर असल में मैंने ऊपर नहीं लगाई, असल में पावर है, ठीक है जी। टू मूव अ चार्ज ऑफ 9 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू गिवन है 9 माइक्रो, माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, कूलम। अच्छा जी, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 raised to the power -6, कूलम में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है जी। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क अपॉन चार्ज। हमें निकालना है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी अपनी जगह पे रहेगा, वर्क की जगह आ जाएगा 9 into 10 की पावर -4 और नीचे आ जाएगा 9 into 10 की पावर -6। 9 से 9 कैंसिल, तो 10 की पावर -4, नीचे भी 10 है, 10 के ऊपर -6 है, ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो 10 raised to the power +2 हो जाएगी और 10 की पावर 2 इज नथिंग बट 100। तो 100 वोल्ट इसका आंसर आया। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 9 देखते हैं। 9 का पार्ट 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n कहते हैं, ठीक है जी। ये हो गया 2.42 और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब ये कह रहे हैं कि हमें स्पीड मालूम करनी है डायमंड के अंदर, तो मैंने vd करके लिख दिया।
तो आपको कोई फॉर्मूला याद है इससे रिलेटेड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिकली यहाँ दो फॉर्मूले होते हैं वैसे, n इज इक्वल्स टू, एक होता है साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, और दूसरा फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अब चूंकि एंगल तो यहाँ गिवन नहीं है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसको और आसान कर लेते हैं, इसको शॉर्ट करके लिख लें n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब चूंकि डायमंड की बात हो रही है तो मैं यहाँ छोटा सा d लगा देता हूँ। vd मालूम करना है तो vd n के पास आ जाएगा और n जो है वो c के नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा vd इज इक्वल्स टू c। असल में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए आपको, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे आ गया 2.42। तो इसको डिवाइड कराते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2.42, ये आ रहा 1.23। ठीक है जी, इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ये आंसर आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी होती है, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, व्हाट इज द, अब 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? चार्ज की वैल्यू पूछी गई है कैपेसिटर पे। इफ अ 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, अब ये माइक्रोफैरेड बेसिकली क्या है? कैपेसिटेंस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, और कन्वर्ट करेंगे हम फैरेड में। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और फैरेड आगे आ गया। ठीक है जी, हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ V बोले हम, ठीक है, V बोले डेल्टा V बोले, एक ही बात है, 6 वोल्ट। अब कैपेसिटर का ये न्यूमेरिकल है और कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि होता है Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है जी, लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V बोला था, तो यहाँ पे V बोल दिया क्योंकि फॉर्मूले में V है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या निकालना है? व्हाट इज द चार्ज Q निकालना है। Q एज इट इज, C की जगह आ गया 40 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 और वोल्टेज की जगह आ गया 6। ठीक है, 40 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240 इंटू 10 की पावर -6। वैसे तो ये आंसर है, अगर आप पॉइंट पहले नंबर के बाद लाना चाहें, अभी पॉइंट यहाँ है, 0.12, 2 डेसिमल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.40 इंटू 10 की पावर -6 तो था, 2 डेसिमल पीछे गए तो पावर हो गई ऐड, तो ये हो गया 2.40 10 रेज टू द पावर -4, और ये आ गया चार्ज की वैल्यू। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 का पहला पार्ट है, छोटा सवाल है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है, ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नैनोमीटर में क्या चीज होती है? ये होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ गिवन है 193 नैनोमीटर्स, कन्वर्ट करना है मीटर में। 193 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर, नैनो का मतलब होता है -9, ये मीटर का। अच्छा जी, ऐसा फॉर्मूला बताएं जिसमें लैम्डा आता हो, तो एक फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू F लैम्डा। तो अब C क्या है? C तो पता है आपको, अभी बताया था लास्ट न्यूमेरिकल में, लास्ट से लास्ट न्यूमेरिकल में। C होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, F निकालना है तो C के नीचे आ जाएगा लैम्डा, F अकेला रह जाएगा। C की जगह आ गया 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा की जगह आ गया 193 इंटू 10 की पावर -9। तो इसको डिवाइड करते हैं, 3 को डिवाइड करेंगे पहले हम 193 से, तो हमारे पास आएगा 0.0155। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 8 तो था पहले से, -9 ऊपर आके +9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0155 10 रेज टू दी पावर 17। अगर आप चाहें तो पॉइंट ये 2 डेसिमल बाद लेके जाएं, 1 2 यहाँ होना चाहिए पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1.55 10 रेज टू दी पावर 17 तो थी। अब चूंकि आगे लेके गए, आगे लेके जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1.55 10 रेज टू दी पावर 15, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है जी, ये आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है। एक और क्वेश्चन है, अच्छा जी, ये देख लें जरा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। An image of a specimen appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। ये देखें, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है जी, ये बाहर से पॉलिश है,
ठीक है, ये कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस आता है। अब ये कह रहे हैं एक इमेज जो है किसी भी स्पेसिमेन की, कोई भी ऑब्जेक्ट की, वो बन रही है कॉनकेव मिरर के पीछे, तो यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं इमेज बन रही होगी, ठीक है। और आपको पता है कॉनकेव मिरर के बिहाइंड जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा, वर्चुअल का मतलब सीधी, और वर्चुअल इमेज हमेशा नेगेटिव में होती है। तो Q बोलते हैं इमेज को, Q यहाँ पे आ जाएगा 11.5, लेकिन इसके साथ माइनस लगेगा और ब्रैकेट में आप लिख देंगे वर्चुअल। वर्चुअल कैसे पता चला? क्योंकि बिहाइंड द कॉनकेव मिरर है। विद अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, 13.5 हमने लिख दिया। फाइंड द स्पेसिमेन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, अब ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसका और मिरर का डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं p, ठीक है जी, स्मॉल p निकालना है। अच्छा जी, मिरर इक्वेशन तो सबको पता होगा, क्या होती है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। हमें निकालना है 1/p, बल्कि p निकालना है तो 1/f एज इट इज, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 1/q और अकेला रह गया 1/p। तो ये हो गया 1/f, f की जगह 13.5 माइनस एज इट इज, और q की जगह आ गया माइनस 11.5, 1/p एज इट इज। माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/13.5 प्लस 1/11.5 इज इक्वल्स टू 1/p। अब चूंकि हम एलसीएम लें, पॉइंट में चीज़ है तो एक काम करते हैं, 13.5 और 11.5 को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ठीक है जी, एलसीएम आ गया हमारा। अब चूंकि इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा। इस एलसीएम को आप इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 13.5 और 13.5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा 11.5, और 11.5 को आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जो 11.5 को 1 से करेंगे तो 11.5 आएगा। इसी तरह इस पूरे एलसीएम को आप ये वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 11.5 कैंसिल, तो बचा 13.5, 13.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13.5 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 25। अब नीचे वाली जो एलसीएम है इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, 155.25, ठीक है जी। हमें p चाहिए, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, दोनों को इन्वर्स कर लेते हैं, p इज इक्वल्स टू 155.25 डिवाइडेड बाय 25। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इसको, ये आ रहा है 6.21 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है जी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज, डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे अर्थ और सन का, जो कि है 1.49 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर्स, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन अर्थ। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो रेडिएशंस निकलती हैं सन में से, रेडियो वेव्स, कितनी देर में अर्थ में पहुंचेंगी, तो कितनी देर में मतलब टाइम यहाँ निकालना है। अब चूंकि रेडियो वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो आपको पता है क्या होती है, वो होती है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा जो आप 9 क्लास में यूज कर चुके हैं, v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। अच्छा, आप s लिखें या d लिखें एक ही बात है, हमें निकालना है t, तो t लेफ्ट पे आ गया, तो ये हो गया s अपॉन v, s की जगह आ जाएगा 1.49 10 रेज टू द पावर 11, और v की जगह आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। अब डिवाइड कराते हैं, 1.49 डिवाइडेड बाय 3, तो यह आ गया 0.496, 10 की पावर 11, 8 ऊपर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया 0.496 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1000, ठीक है जी, 1000 आगे, अच्छा 6 है, तो ये हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें 496 हो जाएगा, इस तरह का आंसर आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपने टाइम मालूम कर लिया, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ, ठीक है जी, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है जी, जो कि रेडियो के टर्मिनल्स पे लग रहा है, टर्मिनल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मालूम करना है रेडियो का, जबकि इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 20 मिली एम्पियर्स, ठीक है जी। मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लें एम्पियर में, तो क्या आंसर आएगा, मैं यहाँ डिवाइड कर लें, ठीक है जी, 1000 से, क्योंकि मिली का मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 0.020 एम्पियर्स, ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया।
करंट का। अब चूंकि ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, आपको अंदाजा हो गया होगा, तो ये ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें मालूम करना है R, तो I को हम नीचे भेज देंगे V के, तो R अकेला रह जाएगा, तो V की जगह 6 वोल्ट्स और ये आ गया I की जगह 0.02। तो इसको डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 0.02, 300 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस आ गया 300। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट या तो इस तरह लिख दे ओम, या फिर एक सिंबल बना दे ओमेगा का, ये भी ओम, ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी सवाल देखते हैं, मतलब आखिरी पार्ट है। A slinky has produced a longitudinal wave। आपको पता है स्लिंकी क्या होता है, ठीक है जी, स्प्रिंग टाइप का होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनती है, ट्रांसवर्स भी बनती है। अभी फिलहाल इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है और वो जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। वैसे तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, 100 से। तो इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.40 मीटर्स पर सेकेंड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की, वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज, ठीक है जी। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन होता है और रेयर फ्रैक्शन होता है, तो कंप्रेशन से कंप्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है जी। लैम्डा निकालना है तो फॉर्मूला यूज होगा V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो V एज इट इज नीचे आ गया एफ, लैम्डा रह गया अकेला, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, तो V की जगह आ जाएगा 0.40 और F की जगह आ जाएगा 20, डिवाइड कराते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.02 और लैम्डा का यूनिट होता है मीटर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आखिरी पार्ट है लास्ट क्वेश्चन का। अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल, ठीक है जी, एक बच्चा है, उसने क्या किया, दीवार के पास क्लैप किया और उसने अपनी क्लैपिंग का जो इको है वो 1.6 सेकंड बाद सुना, ठीक है जी। तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 1.6 सेकंड, ठीक है जी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, कितनी दूर खड़ा था वो दीवार से, तो डिस्टेंस निकालना है। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर्स पर सेकंड, रूम टेम्परेचर पे होती है। अब आपको पता है ये इको वाला सवाल है, अगर ये नॉर्मल डिस्टेंस मालूम करना होता तो फॉर्मूला यूज हो जाता है V इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब चूंकि इको वाला सवाल है तो आवाज गई भी और आवाज आई भी, तो आवाज ने दो डिस्टेंस कवर किए और इसी आने जाने वाले डिस्टेंस की वजह से S के साथ हम लगा देंगे 2, ठीक है जी। हमें निकालना है S, तो वी टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टी वहां चला गया बेसिकली और नीचे आ गया 2 और अकेला रह गया S, तो V की जगह आ गया 340 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 340 मल्टीप्लाई बाय 1.6 ये होता है, अच्छा 340 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, 340 मल्टीप्लाई बाय 1.6 ये आ रहा है 544, और 544 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे हम तो ये आ गया 272 और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हुए हैं प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर्स में जो आए थे, ठीक है जी। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, तो देखते हैं एमसीक्यूज आपके सामने नजर आ रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, ये कह रहे हैं पहला एमसीक्यू है, इसको मैं जरा इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। पहला एमसीक्यूज देखते हैं, डायोप्टर इज इक्विवेलेंट टू। अब डायोप्टर बेसिकली पावर का यूनिट होता है स्टूडेंट, ठीक है जी। और पावर का जो फॉर्मूला होता है, जो चश्मे वाली हमारी पावर होती है ऑप्टिकल पावर, वो होता है पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर ऊपर गया तो ये हो गया मीटर इनवर्स, तो पावर का मीटर इनवर्स भी यूनिट होता है और डायोप्टर भी यूनिट होता है, तो इसका आंसर है मीटर इनवर्स, ठीक है जी। यहाँ टिक लगा लेते हैं। विद द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब ये कह रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, ये भी बुक का आपका एमसीक्यूज है, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, तो ये आंसर है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर,
एट रूम टेम्परेचर इज, अभी बताया था आपको न्यूमेरिकल में कि रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें, वो जो कलर्स बनते हैं, बल्कि ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वेव्स की बात हो रही है। सबसे ऊपर होती है रेडियो वेव्स, ठीक है जी, उसके बाद होती है माइक्रोवेव, उसके बाद होती है इंफ्रारेड वेव, उसके बाद होती है विजिबल या लाइट वेव, ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद होती है यूवी रेज, उसके बाद होती है एक्स रेज, उसके बाद होती है गैमा रेज। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, सबसे कम होती है गैमा की। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रेडियो वेव आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो इस पे टिक लगा लेते हैं। डम्प्ड ऑसिलेशन, सॉरी डैम लिखा हुआ है, डैम ऑसिलेशन आर ड्यू टू, ऑसिलेशंस जो है आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती रहती हैं। चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, किस वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है जी, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट, अब ये कह रहे हैं अगर 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 2 वोल्ट्स, तो बताएं 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? तो एक बात याद रखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में वोल्टेज चेंज नहीं होते। जितना वोल्टेज 2 ओम वाले को मिलेगा उतना ही 4 वाले को मिलेगा, उतना ही 6 वाले को मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 वोल्ट्स, ठीक है जी। ये कह रहे हैं फॉर इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझे आप। ट्रांसफार्मर के आपको पता है 2 कॉइल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी, जब आप इसकी थ्योरी पढ़ी होगी। तो अगर प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी, कम है सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से, मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे स्टेप अप, ठीक है जी। और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है अगर ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल से, तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं कौन सा आंसर है। अब ये कह रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको, नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी कॉइल के ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, सेकेंडरी कॉइल के क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट इज, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, उसकी होती है ए डॉट बी। तो नैंड जो है वो भी एंड और नॉट को मिला के बना है, तो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन होगी वो होगी ए डॉट बी, और इसके ऊपर इस तरह का बार आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स इन स्टार, कौन सा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो स्टार्स में हो रहा होता है, ठीक है जी। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। ना तो बीटा डीके होता है, ना तो चेन रिएक्शन होता है, ना फिजन। अब चूंकि चेन रिएक्शन कनेक्ट होता है फिजन से, तो ना फिजन, ठीक है जी, ना चेन रिएक्शन, ना बीटा डीके। तो स्टार्स वगैरह सन पे जो रिएक्शन हो रहा होता है वो फ्यूजन हो रहा होता है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ऊपर कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इज फोकल लेंथ इज। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन है वो है r/2। अब रेडियस कितना है 20, तो 20 को डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आ जाएगा 10। अब चूंकि मिरर यहाँ कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है -10। इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब ये कह रहे हैं पावर के तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R है, और एक फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई वी है, एक और है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये कह रहे हैं कि करंट और वोल्टेज वाला फॉर्मूला कौन सा है पावर का, तो ये वाला फॉर्मूला आई वी वाला, ठीक है। लास्ट देखते हैं, दीज रेज आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसरस सेल इन द बॉडी। कैंसर सेल को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी रेज इनमें से यूज होती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गैमा रेज, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है गैमा की और एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने आज जो पीसी में पेपर हुआ था उसके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज दोनों कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।